स्टार्ट रिकॉर्डिंग लगा दिया। Good afternoon, everyone. Now we are going to start this session. मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ और आप सभी को ही आज के लेक्चर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। स्टूडेंट्स, हम लोग रिपोर्टरी के विषय में बहुत सारी बातें सुन चुके हैं। बहुत सारे विस्तार, इसके तारीफ, इसके जो लाभ हैं उसकी चर्चा अभी तक करते रहे हैं। लेकिन यह बात मान के नहीं चलना चाहिए कि हर एक चीज़ एक सत्य है और सभी कुछ का खाली लाभ ही लाभ है, उससे कोई हानि नहीं है या उसके डिमेरिट्स नहीं है, उसकी सीमाएं नहीं है। दुनिया में हर एक चीज़ का सीमा होता है और हर एक चीज़ में लाभ, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो आज हम लोग रिपोर्टरी के विषय में भी एक इसके लिमिटेशंस और डिमेरिट्स को देखने जा रहे हैं। वैसे तो आप देखेंगे अधिकांशतः प्रैक्टिस में जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं बहुत कम जगह पर रिपोर्टरी को यूज करते हुए देखा गया है। पता नहीं वो क्यों नहीं रिपोर्टरी यूज करते हैं, ये उनकी अपनी मजबूरी होगी। रिपोर्टरी का विस्तार और रिपोर्टरी का यूज जो है सो होम्योपैथी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप जो क्लासिकल होम्योपैथी की बात करते हैं, जो सही होम्योपैथी की बात करते हैं, वह नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी कई एक जगह पर हम लोग कुछ ऐसी मजबूरियां देखते हैं जहां की हम रिपोर्टरी का इस्तेमाल करने में हमें कठिनाइयां होती हैं। तो आज आइए हम लोग इसी सीमाओं को देखेंगे। आज हम इसी डिमेरिट्स को देखेंगे, यह रिपोर्टरी में क्या सीमा है और क्या डिमेरिट्स है। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। हम लोग 3 क्षेत्र में इसकी खामियां को देखने का कोशिश करेंगे। पहला क्षेत्र है लिमिटेशंस ऑफ रिपोर्टराइजेशन, कहाँ तक आप रिपोर्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र है कहाँ रिपोर्टरी की सीमा है ना। और फिर आपके जो रिपोर्टरी करने जा रहे हैं, जो चिकित्सक हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। तो ये सीमा को हम लोग 3 भाग में बांट रहे हैं। एक भाग हो गया रिपोर्टरी करने के लिए दौरान आप कहाँ पर आपको बाधा आएगा, कहाँ पर आपको रुकावटें आ सकती है, कहाँ आप महसूस करेंगे कि मैं रिपोर्टरी नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, रिपोर्टरी के अंदर में जो उसका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर आप बहुत सारी सीमाओं को देखेंगे। और तीसरा, आपका खुद का ज्ञान। हम जो अभी चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर यूज नहीं करते हैं रिपोर्टरी, तो उसके पीछे में सबसे बड़ा कारण है कि उनके खुद का ज्ञान का कमी है, जिसके कारण वो रिपोर्टरी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ को हम लोग इन 3 भागों को दिमाग में रख करके हम लोग दिमाग में रखेंगे। पहला आ जाइए रिपोर्टराइजेशंस का सीमा, रिपोर्टराइज करने का सीमा। पहली बात है कि रिपोर्टरी नॉट द फाइनल सिलेक्शन फॉर द मेडिसिन। पहली बात यह है, कभी भी इस बात को दिमाग में बैठा करके मत रखिएगा कि रिपोर्टरी एक फाइनल कोर्ट है, इसका जो निर्णय आ गया वह फाइनल है। ऐसा बात कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो आई हुई दवाइयाँ होती हैं वह आउट ऑफ सिलेक्शन आता है और सिलेक्शन के बाद हमें यह देखना पड़ता है कि वह रोगी वह वास्तव में उस मेडिसिन का है कि नहीं। तो रिपोर्टरी केवल एक सलाहकार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम लोग सलाहकार रहते, सलाह देते हैं। सलाह की बात हम वास्तव और जो प्रैक्टिकल बात ये होगी कि उसके पास में हम हैं, उसको देखने के बाद ही हम लोग समझ सकते हैं। और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जो है सो एक जोड़ घटाव की बात नहीं है, केवल मैथमेटिकल नहीं है, क्योंकि इसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ा हुआ है, रोगी का भावना जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका एक सीमा यहाँ पर है। दूसरा, रिपोर्टरी एक सजेशंस है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। रिपोर्टरी केवल एक सजेशंस है और यह सजेशंस जो है तो हम लोग को सजेशंस को सीमा में रहना चाहिए। और बहुत सारे चांसेस हैं जहाँ की आपका रिपोर्टोरियल वर्क पूरा नहीं होता है,
इसीलिए हमें यह आदत बनानी चाहिए कि प्रत्येक बार दवा चुनाव होने के बाद में, सजेशंस आने के बाद में, हम लोग उसको मेट्रिया मेडिका में पढ़ने के लिए जरूर पढ़ें। जो स्टूडेंट्स और जो चिकित्सक दवा को नहीं पढ़ता है वह होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का विस्तार इतना है कि एक किताब में नहीं समाया हुआ है। अगर आप एक मेडिसिन को पढ़ने चाहिएगा तो इसको हजारों हजार, हम लोग देख चुके हैं कि हजारों हजार लक्षण है, सल्फर का 15,000 लक्षण, इसके कितना याद रखिएगा और कितना दिमाग में रहेगा। तो केवल एक सजेशंस के तौर पर वह छांट करके आपके पास में कुछ दवाइयाँ आती हैं, उन दवाओं को हम फिर से पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर पढ़ने की आदत आप डालते हो तो जिंदगी भर अगर पढ़ते रहोगे तो आप एक अच्छे होम्योपैथ के रूप में उभर करके आ सकते हो। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। हमें अगर होम्योपैथ बनना है तो हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी और बार बार मेट्रिया मेडिका को पढ़ना होगा, क्योंकि मेट्रिया मेडिका ही एक ऐसा क्षेत्र है, रिपर्टरी एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके प्रिंसिपल को, सिद्धांत को एक बहुत ही नेचुरल तरीका से वह लागू करा पाता है। दूसरी बात, ये खाली मैकेनिकल मैचिंग जो है, सो मैकेनिकल मतलब कि मशीनी, और मनुष्य मशीन नहीं होता है। हमारे में और मशीन में अंतर है। हम लोगों के जीवन में और हम लोगों के अंदर भी मशीन चलता है, लेकिन जो हमारा मशीन है उसके अंदर में सेंसेशन है, भावना है, जिसको कि व्यक्त करना मुश्किल है। तो जो अव्यक्त बात है उस अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए आप मशीन के द्वारा कैसे कर पाइएगा। आप देखते होंगे कि विज्ञान में और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में झूठ बोलने को जांच करने का मशीन आया है ना। झूठ कोई आदमी बोलता है, उसका गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, वो मशीन के द्वारा जानने का, लेकिन वह भी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर कोई आप अपने मन में कोई बात रखे हो और छिपाए हो तो उसको निकालना मशीन के द्वारा 100% समय, बहुत कुछ मशीन से आपको मदद मिल जाता है, बहुत कुछ मशीन से मदद मिल जाता है, लेकिन वह लिमिट नहीं है। इसलिए हमें ओपन रहना पड़ेगा, हमें अपने अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखना पड़ेगा कि हम लोग इसके मशीन के बाहर भी हमको जाना पड़ता है, ये दिमाग में रखना चाहिए। रेमेडी में मैच ऑल द सिम्टम्स मैकेनिकली। कभी कभी आप देखिएगा 8 लक्षण डाले, 10 लक्षण डाले और सबका सब दवा, सबका सब जो है सो वो मेडिसिन में कवर कर रहा है रिपोर्टरी में, है ना। 8 रूब्रिक्स डाला और 8 रूब्रिक्स जो है सो उसमें दवा रहा, लेकिन जब रोगी को दवा दे रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह मैकेनिकल मैचिंग है, वह सिम्टोमेटिक मैचिंग नहीं है, सिमिलिमम का मैचिंग नहीं है, टोटलिटी का मैचिंग नहीं है। इसीलिए मैकेनाइजेशन से बचने के लिए हमें कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है, रोगी को पढ़ने की आवश्यकता है और मेट्रिया मेडिका को पढ़ने की आवश्यकता है, और साथ में ऑर्गेनन का ज्ञान अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, प्रॉपर केस टेकिंग, जिसको हम कहते हैं केस टेकिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एंड इट कैन नेवर कंप्लीट। क्या आप सोचते हो कभी, और क्या आपने सोचा है किसी आदमी के जिंदगी की तलाश कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में कर लिया जाए? 40 साल 50 साल का आदमी आता है, बूढ़ा आदमी आता है 70-80 साल का, और उसके सारी बातों को आप 1 घंटे में निकाल लोगे, 2 घंटे में निकाल लोगे, ये संभव है? एक बात। और दूसरी बात कि अगर हम खुद अपने विषय में जानने का कोशिश करें तो मैं तो कहूँगा कि मैं अपने विषय में 5% भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कोई भी मनुष्य अपने विषय में 7% से ज्यादा औसत एवरेज नहीं जान पाता है। 97% कहाँ है? अंधकार में है, डार्क में है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। 97% पॉइंट्स हम लोग अपनी लाइफ के विषय में जब हम खुद नहीं जानते हैं तो हम दूसरों का कैसे जानेंगे? तो ये एक डिफिकल्ट पॉइंट है। इसीलिए रिपोर्टरी के माध्यम से, और हैनीमैन साहब ने जो पहली किताब जो मैं आपको बताया था, फ्रैगमेंटा डी विरिवस, फ्रैगमेंटा, टुकड़ों को संजोगना है, बटोरना है, और उस बटोर करके उसको हम लोग अनुमान, एक हाइपोथेटिकल कहानी बनानी है,
और उस कहानी के आधार पर हमारा ये चुनाव होता है दवा। और इसीलिए आपको केस टेकिंग के करते समय में जो एरर आते हैं, जो गलतियां होती हैं, वह आपको कहाँ ले जाएगा? गलत दवा की ओर ले जाएगा। तो इसलिए एक लिमिटेशंस यहाँ भी है, केस टेकिंग एंड रिपोर्टराइजेशन का लिमिटेशन हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं इस बात को लिमिटेशंस को इसलिए बता रहा हूँ, यह जब दिमाग में रहेगा तो आप और भी खोजने के लिए उत्सुक होइएगा, आपके मन में लगेगा कि मुझे और भी ज़्यादा जानना चाहिए। चौथी बात, करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स इज एसेंशियल फॉर द करेक्ट रिपोर्टराइजेशन। अब आपने लक्षण को तो चुन लिया, कहा कि ये लक्षण बहुत अच्छा है आप अपने दिमाग से, लेकिन वास्तव में वो लक्षण अच्छा है कि नहीं, उस रोगी के साथ में लागू होता है कि नहीं। तो ये इवैल्यूएशन के प्रोसेस में भी हम लोग को गलती होती है। और इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस में अगर कोई चिकित्सक अगर उसको इवैल्यूएशन प्रोसेस का अच्छा ज्ञान नहीं है तो उसे रिजल्ट क्या मिलेगा? उसे रिपोर्टरी में वो रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जो लक्षण लेने जा रहे हो टोटलिटी के लिए, रिपोर्टरी के लिए जो लक्षण लेने जा रहे हो, वो अगर सॉलिड नहीं हो तो आपके दवा कौन सा आएगा? वो भी सॉलिड नहीं आएगा। इसलिए सॉलिड मेडिसिन के लिए सॉलिड चाहिए, फंडामेंटल सिम्टम्स चाहिए, जो कि रिपोर्ट उस पेशेंट के जीवन का आधार को बताता हो, जीवन के आधार को। और वह जीवन के, क्योंकि फाउंडेशन से लिए हुए लक्षणों से ही टोटलिटी बनती है, और उस टोटलिटी के आधार पर जो दवा निकल के आता है वही सिमिलिमम को इंडिकेट करेगा। पांचवी बात, डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट द टोटलिटी। अब देखिए, टोटलिटी के विषय में भी बड़ा मतभेद है ना। सभी लोग अपने अपने ढंग से हाथी को देखते हैं, कोई पूंछ देखता है, कोई पैर देखता है, कोई हाथ देखता है। टोटलिटी को देखने के लिए तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि आप ऊपर से झांक करके देखिए, सारा कुछ नजर आएगा। एक आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, एक सारा दुनिया देख सकता है, उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा, है ना। सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर द, अगर आपके पास में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का नहीं होगा तो इंडिविजुअलाइजेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा और आपका इवैल्यूएशन सही नहीं होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर रिपोर्टराइजेशन जो है तो प्रोसेस आपका डिफरेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छठी बात, रूब्रिक्स का सिलेक्ट करना। अक्सर मैं देखता हूँ और अलग अलग रूब्रिक्स के एक्सप्लेनेशंस लेकर के लोग आते रहते हैं, सभी कोई अपने अपने ढंग से। और आपके होम्योपैथिक संसार में तो सब अपने अपने रिपोर्टरी का अपना अपना डफली, अपना अपना राग बता रहा है। कोई कह रहा है रूब्रिक का मीनिंग अपने ढंग से लगा। अरे जो लिखा है उसी का ना मीनिंग हमको यूज करना है। जो केंट ने लिखा तो केंट ने जो उस भाषा को समझा वही भाषा का यूज करोगे कि अपना भाषा वहां लगाओगे? हाँ, हमें इंटरप्रेट नहीं करना है ना जो केंट की भाषा है, क्योंकि केंट की भाषा में केंट ने उस दवा को जो समझा, बॉर्निगसेंस ने जो उस दवा को समझा, बोगर ने जो उस दवा को समझा, हैनीमैन ने जो उस लक्षण को समझा, हमको वही न समझ को लेना है। लेकिन अगर हम अपनी समझ, अपना दिमाग लगाने लगेंगे तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो एक रूब्रिक्स का सिलेक्शन भी आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है, जहाँ की आप दवा का सही चुनाव नहीं कर पाते हैं और आपका प्रोसेस गलत हो जाता है। इसीलिए इंटेलिजेंस, केयर, एक्सपीरियंस और गुड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी जरूरी है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, केंट की भाषा अलग है, बॉर्निगसेंस की भाषा अलग है, बोगर की भाषा अलग है, और वहाँ पर जो रूब्रिक्स यूज किए गए हैं वह रूब्रिक्स का मीनिंग दूसरे रिपोर्टरी में बदल जाते हैं। अगर केंट के मीनिंग को आप सिंथेसिस के मीनिंग में अप्लाई करना चाहिएगा या सिंथेसिस के मीनिंग को केंट पर अप्लाई करना चाहिएगा तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंथेसिस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा है और केंट आज से 200 साल पहले की बात करता है। तो हमें इस दायरे में अगर हम फंसे रहेंगे और पुराने दायरे में, पुराने ख्यालात में लेकर के नया ख्यालात में अपनाना, अलग अलग जगह पर सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। पुराने ख्यालात का भी इम्पोर्टेंस है, नया का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगा, जिसका कि कोई रूप न रंग दिखलाई पड़ेगा। सातवीं बात, डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट रिपोर्टरी। आपके पास में कितनी रिपोर्टरी हैं? अगर आप सोचोगे तो डिफरेंट रिपोर्टरीज हैं,
एक रिपोर्टरी नहीं, अभी तक तो हम लोग 4-5 ही रिपोर्टरी पढ़े हैं, और शायद अपने इस सिलेबस के हिसाब से पूरा रिपोर्टरी, सिलेबस के हिसाब में जितने रिपोर्टरी पढ़े हैं उतना ही नहीं है, उसके बाहर भी है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिपोर्टरी है, और अगर आप ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हर बोर्निंग सेशन से कर रहे हैं तो अलग दवा आ रही है, केंट से कर रहे हैं तो अलग दवा आ रही है, सिंथेसिस से दवा अलग आ रही है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, अंडरस्टैंडिंग का ड्रॉबैक्स है, आपके रिपोर्टरी को नहीं समझिएगा किस ढर्रे पर, किस आधार पर वह लिखा है, इसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। 8वीं बात, यूजलेस इन केस ऑफ वेरी फ्यू सिम्टम्स। जहां लक्षण ही नहीं हो, जहां लक्षण ही नहीं हो वहां क्या होगा? अगर कोई वन साइडेड डिजीज आता है, वहां पर लक्षण ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं बनता है, तो वहां पर आप किसका रिपोर्टराइज करोगे? रिपोर्टराइजेशन करने के लिए तो कुछ लक्षण चाहिए ना। अगर आप एक रूब्रिक्स को लेकर के, एक सिम्टम्स को लेकर के रिपोर्टराइज करने चाहिएगा, दवा खोजने चाहिएगा, तो यह रिपोर्टरी का क्षेत्र नहीं है। रिपोर्टरी एक टोटलिटी का क्षेत्र है, और इसका यही लिमिटेशन इसका यहाँ पर। 9वीं बात, रिपोर्टराइजेशन इज नॉट हेल्पफुल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टैकल टू रिकवरी। ऑब्स्टैकल टू रिकवरी चूंकि दिखलाई नहीं पड़ता है, वह बाधा जो कि पेशेंट के जीवन में है, वह बाधा आप दिखलाई नहीं पड़ता है, आप समझ सकते हो, तो इसे आप रूब्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो ऑब्स्टैकल को आप दूर नहीं कर सकोगे। इससे थेराप्यूटिक इंडिकेशंस और नोसोट्स कई एक समय में हम लोगों के रिपोर्टोरियल प्रोसेस में नहीं आते। रिपोर्टोरियल प्रोसेस में आने के लिए उसके नंबर ऑफ सिम्टम्स चाहिए, है ना, और जिस मेडिसिन के रेयर रेमेडीज है, जिसके लक्षण ही नहीं है, वो रिपोर्टरी के मैदान में, चुनाव में तो हार जाता है ना। जिसके वोट कम होंगे ना, तो वो तो हारते हैं ना। तो रिपोर्टरी के लिए तो लक्षणों का वोट चाहिए, लक्षणों का वोट चाहिए। यहाँ पर लक्षण ही नहीं है, उसके फॉलोअर ही नहीं है, सिम्टम्स ही नहीं है, तो वह कहाँ चुनाव में आएगा? इसीलिए जो रेयर रेमेडी होते हैं उसको जल्दी आप रिपोर्टोरियल एनालिसिस में नहीं देखते हो। हाँ, अगर आपके पास में इसका ज्ञान हो कि रेयर रेमेडीज का रिपोर्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर उसे जनरल पॉलीक्रेस्ट के तरह से आप अगर रिपोर्टराइज करना चाहोगे, तो वह रिपोर्टराइज जो है सो नहीं हो पाएगा। रेयर रेमेडी यह लिमिटेशन है, इसको सीमा को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द रिपोर्टरी। रिपोर्टरी की सीमा क्या है? रिपोर्टरी आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। अधूरा है, अधूरा रहेगा। अधूरा है, मैं क्या कहा? अधूरा है और अधूरा रहेगा। कहाँ से रिपोर्टरी शुरू हुआ है? हैनीमैन साहब से। लिप्पे ने रिपोर्टरी लाया, बॉर्निगेसेंस ने जोड़ा, बोगर ने जोड़ा, है ना, केंट ने जोड़ा, अभी सिंथेसिस में फेड्रिक स्ट्राइन्स ने जोड़ा, और झंडू वाट्स ने जोड़ा। जोड़ते जाइए और आपको भी जोड़ने का मौका आएगा, है ना। सो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का, ह्यूमन लाइफ का सीमा नहीं है। हर एक आने वाला नया पीढ़ी नया लक्षण लेके आता है, हर एक नया पीढ़ी नया लक्षण लेकर के आते हैं। अगर आप रिपोर्टरी में खोजने को चलिएगा कि कंप्यूटर गेम है कि नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि केंट रिपोर्टरी में कहीं आपको कंप्यूटर दिखलाई पड़ेगा। और अगर आप सोचेगा मिनरल वाटर पीने की इच्छा है, इसके लिए लक्षण खोजने जाइएगा, तो आपको मुझे कहीं रिपोर्टरी में मिलेगा नहीं। सिंथेसिस में तो ऐड कर दिया है। कहीं पर आप देखने जाइएगा जो नया आधुनिक बात शब्द सब है, उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो उसको क्या करना होगा? रिपोर्टरी में जोड़ने का कोशिश करना पड़ेगा। और हम लोग का भारतीय व्यंजन जो है, खाना, डोसा, इडली, ये रिपोर्टरी में खोजना आपके लिए बड़ा कठिन होगा। रोगी आता कहता है कि मुझे तो डोसा ही अच्छा लगता है, मुझे तो इडली ही अच्छा लगता है। कहाँ खोजिएगा? तो इंटरप्रिटेशन से अगर नहीं पता है तो नहीं खोज पाइएगा। तो आप शब्द से खोज रहे हैं, यहाँ पर शब्द के बाहर की बात है। तो ये शब्द को हम, ये लिमिटेशंस ऑफ द रिपोर्टरी है। और बहुत सारे रिपोर्टरी हैं, बहुत सारे, एक नहीं है, और रोज रिपोर्टरी बन रहा है, और सभी इनकम्प्लीट है, सभी इम्परफेक्ट है। इसीलिए हर एक का सीमा, हर एक रिपोर्टरी में क्या मिलेगा, और एक रिपोर्टरी में काम करने की आदत मत डालिए। अपना दरवाजा खोल के रखिए। मैं खाली केंट का चेला बनूंगा, मैं खाली बॉर्निगेसेंस का चेला बनूंगा, किसी का चेला मत बनिए, आप अपना चेला बनिए।
मेरी पढ़ाई यह है कि किसी का चेला मत बनिए, खुद का चेला बनिए। और खुद के चेला के पास में जब बनिएगा तो आपके सामने में सारे दरवाजे खुले होंगे। केंट भी होगा, कॉर्निगेशन भी होगा, बोगर भी होगा, सिंथेसिस भी होगा, सारे होगा। जहां से मिलेगा वहां से हम ले लेंगे। समझ गए ना? तो नो रिपोर्टरी कंटेंट्स ऑल द प्रूव्ड मेडिसिन अप टू डेट, आज के डेट में। और लेबोरेटरी इज एवर ग्रोइंग सब्जेक्ट। जो चीज लगातार बढ़ रहा है, जिस चीज का लगातार विकास हो रहा है, उसको आप कहाँ तक बांध पाइएगा? जो विकास है, आज देख रहे हो, कल आप जब 5 साल के बाद देखोगे तो आपको नया परिवर्तन नजर आएगा। तो लगातार नया परिवर्तन हो रहा। मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया था 76 के आसपास में, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो उस समय में छोटी सी रिपोर्टरी थी। और आज जो है सो रिपोर्टरी, मैं अगर पढ़ता ना होता तो मैं आज पेडिक साइंस का रिपोर्टरी यूज नहीं कर पाता, मैं आज झंडू वाट का रिपोर्टरी नहीं यूज करता, और मैं आपके सामने में बैठ करके कंप्यूटर पर लेक्चर नहीं दे पाता। तो पढ़ते रहो, और पढ़ते रहने से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑफ मेट्रिया मेडिका इन द रिपोर्ट। मेट्रिया मेडिका में शब्द का पूरा एक सेंटेंस का फॉर्मेट है, और रिपोर्टरी में आपने क्या देखा? शब्द का खाली फॉर्मेट है। तो सभी एक शब्द में कहिए, पूरा सेंटेंस को समा पाना संभव है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ये तो सीमा हुआ ना रिपोर्टरी का। तो हमें उस सेंटेंस को पढ़ने के लिए तो मेट्रिया मेडिका में जाना पड़ेगा। इसीलिए रिपोर्टरी को फाइनल करने के लिए आपको मेट्रिया मेडिका में जाना ही जाना है। बिना वहां जाए हुए आदत नहीं बनाइएगा तो कहेगा कि आप नहीं कर पाते। इसीलिए रिपोर्टरी एक हमेशा जो है सो इनकम्प्लीटनेस की ओर इंडिकेट करता है। पुअर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नोसोड्स एंड सार्कोड्स, इम्पोन्ड्रेबिलिया एंड ऑर्गन रेमेडी। आपके रिपोर्टरी में नोसोड्स बहुत कम मिलेंगे, सार्कोड्स बहुत कम मिलेंगे, इम्पोन्ड्रेबिलिया ग्रुप के मेडिसिन बहुत कम मिलेंगे, और ऑर्गन ग्रुप के बहुत कम मेडिसिन मिलेंगे। हालांकि आज के वर्तमान रिपोर्टरी में कुछ जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज भी नोसोड्स, सार्कोड्स, इम्पोन्ड्रेबिलिया, ऑर्गन रेमेडी का लिमिटेशन बहुत उसका प्रूविंग नहीं है। तो ये चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, और ये हम लोगों के लिए सीमा का काम करता है कि नोसोड्स का जब यूज करना हो तो हमें मेट्रिया मेडिका के अंदर। देन डिफरेंट ग्रेडेशंस ऑफ मेडिसिन एंड देयर सिम्टम्स। ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन अभी भी अपडेटेड नहीं है, आज भी प्रयास चल रहा है ना? लाइकलीहुड रेशियो की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंट के जमाना में जो किया हुआ ग्रेडिंग है आज हमने नहीं बदला, सिंथेसिस में भी नहीं बदला गया, और कहीं भी नहीं बदला गया। तो हम क्या पुराने अति को लेकर के चले? यह भी एक लिमिटेशन है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ द अरेंजमेंट्स, हर एक रिपोर्टरी का अरेंजमेंट अपना अपना है ना? कहीं पर चैप्टर अलग है, कहीं पर सब चैप्टर अलग है, कहीं पर रूब्रिक्स ऊपर है, कहीं पर सब रूब्रिक्स नीचे है। तो ये भी एक सीमा है, हम लोग को जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो एब्सेंस ऑफ रूब्रिक्स ही नहीं है ना? और दो रूब्रिक्स का मीनिंग, दो रिपोर्टरी में दो रूब्रिक्स का मीनिंग भी अलग अलग है। यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट रिपोर्टरीज अगेंस्ट द सेम रूब्रिक्स। यह भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है कि डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट, एक रिपोर्टरी में कुछ दवा है, दूसरे रिपोर्टरी में कुछ दवा है। किसको मानेंगे? तो मानेंगे वही जिसको कि रोगी मांगेगा, है कि नहीं? मुझे अब मेरे मांगने से कुछ नहीं चलता है, किताब के मांगने से नहीं चलता। रोगी जो मांगता है वही करना पड़ता है, वही दवाई खोजना पड़ता है। रोगी मांग रहा नक्सलोमी का, हम बेलाटोना नहीं दे देंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। एब्सेंस ऑफ मेडिसिन इन जनरल रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स। कभी कभी आप देखिएगा जनरल रूब्रिक्स में और सब रूब्रिक्स में मेडिसिन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीमा है जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना है। देन डेलिकेट मार्किंग ऑफ द रूब्रिक्स का मार्किंग भी बहुत क्रॉस रेफरेंस नहीं किया गया हुआ है। इससे भी बहुत इतना क्लोज रिलेशनशिप है रूब्रिक्स का कि एक रूब्रिक्स का दूसरा रूब्रिक्स दोनों लगता है एक ही है। अब इसको दोनों को अगर आप छोटे छोटे पॉइंट को अगर नहीं समझ में आता है तो यह आपके लिए भूल का कारण बनता है। फिर एरनेस कॉम्बिनेशन ऑफ द रूब्रिक्स। अगर आप रूब्रिक्स का कॉम्बिनेशन अगर सही ढंग से नहीं कीजिएगा, है ना, मोर्निंग एंड ग्रोनिंग, एक
गुर्राना और मॉर्निंग, ये रोज जोर जोर से गुर्राता है कुत्ता के जैसा, और मॉर्निंग जो है बिल्ली के जैसा म्याऊ म्याऊ करता है। तो ये दोनों का भाषा जो है अगर आप नहीं ठीक से अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशंस ऑफ रिपर्टरी इन रिपर्टोरियन, लैक ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ द रिपर्टरी। जो आदमी रिपर्टरी यूज कर रहा है अगर उसको फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड का नहीं मालूम है, केंट किस आधार पर बना है, बॉनिफेसंस किस आधार पर बना हुआ है, तो यह आपके लिए एक सीमा का कारण बनता है। देन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, अगर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का सही ज्ञान नहीं है, क्रॉनिक डिजीज का सही ज्ञान नहीं है, मेटामेडिका का ज्ञान नहीं है, तो आप रिपर्टरी नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसे कंप्यूटर के जैसा सोचोगे कि एक तो कंप्यूटर खरीद लें और हम सारा दवाई को कर लेंगे कैलकुलेटर के जैसा, तो यह कैलकुलेशन संभव नहीं होने जा रहा है। तीसरी बात, रिपोर्टराइजेशन रिक्वायर्स वेरी इंटेलिजेंट अप्रोच, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जो मेहनत से भागते हैं वो तो रिपोर्टरी का काम नहीं कर सकते हैं, और हमको लगता है कि होम्योपैथ सोच लेते हैं कि मैं तो विद्वान हो गया हूँ, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग रिपोर्टरी का यूज नहीं करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका नॉलेज, आपका मेहनत करने के प्रति लगाव। आप हर एक मेहनत से ना भागिए तो अच्छा रिपोर्टोरियन बनिएगा। तो कहा जाता है कि रिपोर्टरी इज एवर ग्रोइंग एंड एवर लास्टिंग सब्जेक्ट, अनंत कहानी जिसका कि कोई अंत नहीं है। और इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशंस, इस लिमिटेशंस के बाद भी मैं यह कहना चाहूँगा कि रिपोर्टरी जो है सो एक ही सॉल्यूशन है, आर्टिस्टिक कलात्मक ढंग से होम्योपैथी को अप्लाई करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वह है आपका रिपोर्टरी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सीमाएं बताया, सीमा के साथ में उस सीमा को क्रॉस पार करने का बाधा को तोड़ने का भी उपाय बताया, और इसके साथ में हमारा आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ, अगर 2-4 मिनट का समय मेरे पास बचा है, कंप्यूटर कह रहा है कि आपके पास 5 मिनट का समय है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन। यस, केंट का रिपर्टरी को जो फॉलो किया है, जो साइंटिस्टों ने लिखा उसको रिपर्टराइज के उसको फॉर्मेशन किया होगा, आदर से दिस फॉर्मेशन वो किस बेसिस पर वो इसलिए गलत हो जाता है, हाँ, वो इसलिए गलत हो जाता है कि जो आपने केंट में के फिलॉसफी को नहीं समझा, ठीक है। अगर बॉनिफेसंस के फिलॉसफी को नहीं समझा, केंट के फिलॉसफी नहीं समझा, केवल मैकेनिकल रूप से मेडिसिन को आप यूज करेंगे तो अलग होगा। लेकिन अगर फिलॉसफी को समझ करके करेंगे तो दवा अलग अलग नहीं होती है। मैं आपको कभी अभी आगे आने वाले कई क्लास में मैं आपको दिखलाऊंगा कि एक ही केस को 2 रिपोर्टरी से मैं करके दिखलाऊंगा, और आप वो अभी आने वाला सब जब हम लोग प्रोसेस में आएंगे, अभी तो प्रोसेस हम लोग शुरू नहीं किए हैं, तो मैं दिखलाऊंगा कि एक ही केस को 2 या 3 रिपोर्टरी से करके एक ही रिजल्ट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फिलॉसफी को नहीं समझिएगा तो नहीं कर पाइएगा ना। इसलिए फिलॉसफी ऑर्गेनन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केंट हर एक रिपोर्टरी का जो जिस आधार पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वह बहुत जरूरी है। इस चीज को हम लोग को दिमाग में रख करके करना चाहिए। So I hope I am clear to you all. Thank you सभी को। और मेरे पास तो अभी फिर 3 मिनट अभी और है, 3:27। एनी क्वेश्चंस यू कैन हैव जाएंगे, और यह आपको होम्योपैथ बना देगा। अन्यथा भटकना तो बहुत बड़ा लाचारी है होम्योपैथिक चिकित्सकों का। भटकना नहीं चाहते हैं होम्योपैथी में तो रिपोर्ट में जाइए। So